हेलो साथियों, हेलो प्यारी सिस्टर, हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने के लिए आया हूं और ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ बीटीएससी एएनएम के लिए केस यहाँ पर किस आधार पे जीत हुआ है जो बीटीएससी एएनएम का था और बीटीएससी का वकील क्या बोले जिसके कारण यहाँ पर जो रिट याचिका जारी किए थे उनके पक्ष में ये केस चला गया। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को समझना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो हमसे पूछ रही थी कि सर आप बताएंगे ये किस आधार पर कैसे कैसे हुआ। और यहाँ पर एक बात और आगे क्या करना है वो चीज़ भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दूं केस का ऑर्डर है जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर केस का ऑर्डर दिया गया है। ये टोटल 69 पेज का है, ठीक है। अब 69 पेज में बहुत सारे पॉइंट है किस आधार पर यहाँ पर के रिट याचिका दायर किया गया था, कौन कौन सी सिलेक्शन प्रोसेस था, नया में सिलेक्शन प्रोसेस क्या हुआ, ये सारी बातें इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ ही जिस आधार पर बीटीएससी के वकील यहाँ पर बोले हैं और केस जो रिट याचिका जारी किए थे उनके अगेंस्ट उनके पक्ष में गया है वो समझ लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ से अगर देखते हैं पेज 37 पेज 69 पेज में 37 नंबर पेज पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर बिल्कुल रूप से क्लियर लिखा हुआ है। मैं कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। नीचे हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर लिखा है ये 18 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, पर कॉन्ट्रा द लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट कमीशन, यानी कि जो रिस्पोंडेंट कमीशन थे यानी कि बीटीएससी के माध्यम से जो नीलेश कुमार एडवोकेट थे वो यहाँ पर बातचीत कर रहे थे जज के सामने। वो करा के हैज सबमिटेड दैट द इट इज़ ट्रू दैट द रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज मिडवे। इनके कहने का मतलब क्या है कि खेल के बीच में गेम का रूल जो होता है, नियम जो होता है, चेंज नहीं होता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी कन्वर्ट कर देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप भी जल्दी जल्दी समझेंगे। चलिए हम आपको हिंदी कन्वर्टर यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये 18 नंबर पॉइंट हम लोग समझ रहे थे जो यहाँ पर बीटीएससी के जो वकील हैं उनके द्वारा रखा गया है। क्या लिखा है कि हिंदी में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट किया है तो वर्ड थोड़ा इधर से उधर गया है, मैं फिर भी बता दूंगा आप लोग को सारा पॉइंट। इसके विपरीत प्रतिवादी आयोग के विद्वान वकील श्री निकेश कुमार, यानी कि प्रतिवादी आयोग के कहने का मतलब है जो रिट याचिका जारी किए थे स्टूडेंट उसके विपक्ष में आयोग बात कर रहे थे ना, तो उसका जो वकील था श्री निकेश कुमार एडवोकेट प्रस्तुत किए हैं, बातचीत किए हैं कि हालांकि यह सच है, यहाँ पर देखेंगे क्लियर लिखा है, हालांकि यह सच है कि खेल के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है, यानी कि जो खेल चल रहा है उसके नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये बात निकेश कुमार एडवोकेट जो है बीटीएससी का, यानी कि बीटीएससी की तरफ से इस बात को स्वीकार कर लिया गया। और वही हुआ था कि 18 नियमावली आया था और इस नियमावली के बीच में से सिर्फ एक जो सिस्टम था जो अंक आधारित उसको हटा करके परीक्षा आधारित कर दिया गया था। तो यही चीज़ को ये लोग स्वीकार कर ले कि सही बात है कि बीच में नियम चेंज नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ये अपना बचाव के लिए क्या किया कि लेकिन वर्तमान मामलों में पात्रता मानदंड वही बना हुआ है, आयु मानदंड वही रहेगा और उम्मीदवार द्वारा इसके अनुसार आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये बात तो सही है कि खेल के बीच में नियम को चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि पात्रता मानदंड वही रहेगा, यानी कि क्वालिफिकेशन वही है, आयु भी वही रहेंगे और इसके अनुसार से उम्मीदवार से पत्र लिए गए हैं, पत्र यहाँ पर जमा किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 7/2022 28/7/2022 को भी नई चयन प्रक्रिया के लिए वैध माना गया है, लेकिन जो एकमात्र बदलाव किया गया है वह चयन की विधि हम पहले बता दी हैं जिसे निश्चित रूप से बीच में भी बदला जा सकता है। देखिए पुनः इसने ये बात बोला है कि ये बात तो सही है कि खेल के बीच में नियम को चेंज नहीं करना है, लेकिन ये बात पुनः इसने बताया कि लेकिन जो एकमात्र बदलाव है वह चयन की विधि प्रक्रिया के संबंध में है जिससे निश्चित रूप से बीच में बदला जा सकता है। ये बात इसने अपने पक्ष में रखे थे। ऐसा करने के अनेक कारण को ध्यान में रखते हुए, यानी एक के साथ सर्वोत्तम और सबसे सक्षम उम्मीदवार का चयन करने के लिए दृष्टिकोण है। इसके कहने का मतलब था कि अगर बीच में थोड़ा सा नियम चेंज करने के बाद एक सक्षम, यानी कि जो एक सक्षम उम्मीदवार का चयन हो जाता है, एक अच्छे उम्मीदवार का चयन हो जाता है, इसके लिए ये चीज़ यहाँ पर किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि प्रतिवादी आयोग ने, यानी कि जो बीटीएससी है, उसने उम्मीदवार को ढूंढ लिया था
जिन्होंने उपरोक्त विज्ञापन दिनांक के अनुसार आवेदन 28/7/2022 को काफ़ी खराब होने और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र डिग्री भी संदिग्ध होने के कारण प्रतिवादी राज्य ने, कहने का मतलब ये भी था कि बहुत ऐसे स्टूडेंट था जिनका जो डिग्री था उनके डिग्री संदिग्ध में थे, यानी कि उनका डिग्री पे पूरा विश्वास नहीं किया जा रहा था, चूँकि मार्क आधारित प्रक्रिया था और मार्क आधारित प्रक्रिया में आप लोग जानते हैं मार्कशीट वगैरह देना होता है, उसी के आधार पर होगा। तो उनकी डिग्री पर संदिग्ध था, संशय था। इन सब चीज़ों को देखते हुए राज्य ने, यानी कि जो प्रतिवादी राज्य है, यानी कि जो बीटीएससी है, उसने एक कंपटीशन परीक्षा की एक प्रणाली शुरू करना उचित समझा, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां संदिग्ध में थे, ताकि उम्मीदवार की तुलनात्मक योग्यता का मूल्यांकन किया जा सके, यानी कि सभी स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका मूल्यांकन किया जा सके कि इनके लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार कौन है और कौन इस पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यानी कि ये सारे बात यहाँ पर रखे थे बीटीएससी के वकील, जो पॉइंट आपको मैंने बता दिया। लेकिन बहुत सारे जो कोर्ट हैं, मतलब हाई कोर्ट हैं जैसे कि इस जो 69 पेज है, मैंने पूरा पढ़ा है, एक एक पेज मैंने पढ़ा है, हर एक चीज़ पढ़ा है, लेकिन सारा चीज़ आप लोग को बताना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैं उतना नहीं बता रहा हूँ। जो 37 नंबर पेज था और थोड़ा सा 38 नंबर पेज पे है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट था, मैं उनको आप लोग को बता दिया हूँ। तो ये चीज़ इन्होंने प्रयास किया, लेकिन बीटीएससी के विपक्ष में बहुत सारे जो हाई कोर्ट है, जैसे कर्नाटका का, तमिलनाडु का, उसमें लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा। उन सब को जजमेंट को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने निर्णय लिए कि जो यहाँ पर 2018 कैडर रूल है उसी के अकॉर्डिंग अब बीटीएससी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ था जो आप लोग पूछ रहे थे कि किस आधार पर क्या बोले नहीं बोले, तो हम आपको पहले भी बोले थे, सब बात उसमें लिखा ही हुआ है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकती हो और किस आधार पर क्या किया है और हम लोग को कैसे क्या करना है वो सब कुछ समझ सकते हैं इस जो कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने आपको हर बात यहाँ पर बता दिया। बाकी आप लोग अब इंतज़ार करेंगे, यानी कि हम लोग सबको इंतज़ार करेंगे कि बीटीएससी अब क्या कर रहे हैं, कब तक इसके मतलब सापेक्ष में नोटिस निकाल रहे हैं कि कैसे करना है नहीं करना है, क्योंकि हम लोग तो बीटीएससी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, क्योंकि बीटीएससी ही ना हम लोग का नोटिस देंगे कि आगे क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी एक बात मैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मुझे कॉल करते हो और जो पॉइंट सब पूछते रहते हो, उन सब चीज़ को आप लोग खुद से भी विचार करिए। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आप लोग को मैं बता ही रहा हूँ हर वीडियो में। मैं ही एक ऐसा हूँ जो मैं सब दिन कहता हूँ मेरे पास कॉल मत करिए कॉल करने से कोई फ़ायदा वायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि हम खुद ही बिजी रहते हैं, कितना फ़ोन रिसीव करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती हूँ, हम सबका मैसेज पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब एक व्यक्ति मैसेज ही पढ़ने के लिए रहे तो फिर हम लोग का भी तो लाइफ है ना यार, तो इन सब चीज़ों को हम लोग को भी देखना होता है। तो आप लोग खुद ही उस पॉइंट को समझिए, आप लोग अब बच्चे नहीं रहे, अब आप लोग भी अपना समझिए और इन सब चीज़ों के लिए फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद। और भी कोई जानकारी अपडेट होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए नोटिस पढ़ा हूँ, पूरा नोटिस पढ़ लिया हूँ। शायद बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं लेकिन नोटिस पढ़े कि नहीं उन्हीं को पता होगा, मुझे नहीं जानकारी, और उन सब चीज़ों पर हम पढ़ते भी नहीं हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, वीडियो को समाप्त करता हूँ।